हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट वाला। उस टॉपिक का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर किसी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सेक्शन लाई होता है वो होता है सेक्शन 187। मीनिंग क्या है? देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज आता है जब वन और मोर ऑफ द पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर्स, यानी एक और एक से ज़्यादा पार्टनर जो हैं वो सीज हो जाए, यानी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं कहलाए जा सकते, यानी उनको या तो हटाया जा रहा है या उनकी किसी तरह से डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इस तरह से अगर कोई केस है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन फर्म का चेंज हो जाता है। या फिर कोई नया पार्टनर वन या उससे ज़्यादा, यानी वन और मोर, अगर इन एक से और एक से ज़्यादा पार्टनर्स एडमिट कर रहे हैं तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप केस ले सकते हैं रिटायरमेंट का और डेथ का, ठीक है। देयर इज़ अ चेंज इन देयर शेयर्स, अगर उनके शेयर्स में चेंज हो रहा है, यानी पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए उनकी थी इक्वली, लेकिन अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चाहते हैं कि इक्वली ना हो, क्योंकि अगर दो पार्टनर्स ने ज़्यादा शेयर ले रखा है या फिर मान लीजिए उसने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी थी दो पार्टनर्स ने और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक जो थर्ड पार्टनर है उनका वो अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है, उसने अपनी कैपिटल भी कम लगाई थी, तो उस केस में अगर वो अपने शेयर को बढ़ा लेते हैं उसमें चेंज हो जाता है, तो इस केस में आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्म का उसमें भी चेंज होगा। यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ड्यू टू डेथ of any partner will not be considered as change in the firm constitution of the firm according to section 187। यहाँ पर जब भी फर्म का अगर डिसोल्यूशन डेथ के केस में होता है, यानी किसी पर्सन की किसी पार्टनर की डेथ हो गई है उसकी वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आप चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे फर्म का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 187। उसके बाद अब हम अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो जाता है फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस केस में उसकी असेसमेंट कैसे होगी? देयर विल बी नॉट बी अ सेपरेट असेसमेंट ऑफ द फर्म की किसी भी तरह की सेपरेट असेसमेंट नहीं है, चाहे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है, जैसे पहले असेसमेंट करती थी फर्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, चेंज होने से पहले, वैसे ही सेम टू सेम असेसमेंट करेगी, ठीक है। सेसेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म, सेक्शन 188, जहाँ पर वेयर अ फर्म कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन इज सक्सीडेड बाय अनदर फर्म एंड द केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 187, तो यहाँ पर सेपरेट असेसमेंट होगी। यानी क्या बोला है कि अगर कोई फर्म किसी दूसरी फर्म के द्वारा सक्सीड कर ली गई है, ले ली गई है, तो उस केस में ये जो केस है ये आपका सेक्शन 187 के अंदर कवर नहीं होता है, ये केस आपका सेक्शन 188 के अंदर कवर होता है। और यहाँ पर सेपरेट असेसमेंट होगी प्रीसीडर फर्म की, यानी जो पहले वाली फर्म थी उस फर्म की अलग से असेसमेंट होगी और सक्सेसर फर्म की भी अलग से असेसमेंट होगी, लेकिन असेसमेंट किस प्रोविजंस को ध्यान में रख के होगी? अंडर सेक्शन 170 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सक्सेसर फर्म की जो असेसमेंट है वो की जाएगी। यानी मान लो एबीसी फर्म है, उसको बीसी फर्म ने ले लिया, ठीक है, तो एबीसी फर्म की अलग से सेपरेट असेसमेंट होगी, फिर वो बन क्या गई बीसी फर्म की अलग से असेसमेंट होगी, ठीक है। और असेसमेंट का प्रोसीजर या प्रोविजंस कौन से होंगे? जो सेक्शन 170 के अंदर लिखे हुए हैं। फिर है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर टैक्स पेएबल बाय द फर्म अंडर सेक्शन 188A, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि किन किन पर्सन्स की जॉइंटली या सेपरेटली लाइबिलिटी है पार्टनर्स की जब वो टैक्स को पे करेंगे या फर्म जो है टैक्स को पे करती है। इन्होंने क्या बोला कि हर एक पर्सन जो कि प्रीवियस ईयर में पार्टनर रह चुका है फर्म का, वो पर्सन या किसी पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी पर्सन की डेथ हो गई थी, किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में वो पार्टनर रह चुका है, और उस केस में अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन्स, यानी वो पार्टनर्स, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पार्टनर रह चुका हो और अगर वो पार्टनर नहीं है, मर चुका है, तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग
जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे अलोंग विद द फर्म के साथ साथ उस अमाउंट ऑफ टैक्स को पे करने के लिए। क्या कोई अमाउंट टैक्स का भी हो सकता है, किसी पेनल्टी का भी हो सकता है, और अदर कोई भी सम जो भी फर्म को पे करने होंगे उस असेसमेंट ईयर में, तो वो पर्सन्स जॉइंटली या सेवरली लायबल होंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। किस एक्ट के प्रोविजन के अंदर? सेक्शन 188A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेक्शन 189 का, फर्म डिसॉल्व्ड और बिजनेस डिसकंटिन्यूड। अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो जा रही है या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उस केस में आपका सेक्शन 189 अप्लाई होगा। इस सेक्शन 189 के अंदर क्या बोला है? पहला पॉइंट है वेयर एनी फर्म इज डिसॉल्व्ड और बिजनेस डिसकंटिन्यूड। कोई भी फर्म डिसॉल्व हो रही है या उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो जो वो फर्म है, the firm shall be assessed by the assessing officer on his total income. The notice may be issued in the name of the dissolved firm. यानी यहाँ पर क्या होगा, फर्म की जो असेसमेंट होगी वो असेसिंग ऑफिसर करेगा उसकी टोटल इनकम पर, और वो उसको नोटिस भेजेगा असेसिंग ऑफिसर। और किस नाम से नोटिस इशू होगा? जो भी फर्म डिसॉल्व हो रही है उस फर्म का जो भी नाम होगा उस नाम से उसको नोटिस जाएगा। एंड द असेसमेंट बी मेड इन द नेम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड फर्म्स। और असेसमेंट भी किसके नाम पर जाएगी? डिसकंटिन्यू फर्म के नाम पर जाएगी। ठीक है, जो भी असेसमेंट करेंगे वो उस फर्म के नाम पर करेंगे, और अगर नोटिस भी इशू करेंगे उस असेसमेंट से रिलेटेड असेसिंग ऑफिसर्स, वो भी उसी फर्म के नाम से ही जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला, इन केस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर असेसिंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर जो अपील्स हैं और द कमिश्नर अपील्स, द फर्म इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी एक्ट्स as given under section 271 to 275 the penalty can be imposed on such firms। इन्होंने ये बात बोली है कि अगर उनको प्रोसीडिंग से पहले असेसिंग ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर या जो कमिश्नर हैं वो ये देखते हैं फर्म ने इन सेक्शंस के अंदर कोई उनकी गिल्टी फाउंड हुई है, यानी कुछ ऐसा फ्रॉड या कोई मिसमैनेजमेंट फाउंड हुई है, तो उस केस में उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और पेनल्टी उन फर्म्स के ऊपर लगेगी और फर्म्स को उस चीज़ का बाद में नोटिस भी दिया जाएगा। उसके बाद है एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूअंस और डिसोल्यूशन वाज अ पार्टनर ऑफ द फर्म और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच पर्सन हु इज़ डिसीज्ड। यानी यहाँ पर वही बात बोली गई है कि अगर कोई पर्सन उस टाइम पर प्रीवियस ईयर में पार्टनर रह चुका है उस डिसोल्यूशन या डिसकंटिन्यूअस फर्म का, तो उस केस में वो पर्सन या किसी पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे उस अमाउंट ऑफ टैक्स को पे करने के लिए जो कि फर्म के ऊपर लगाए गए हैं, चाहे वो अमाउंट ऑफ टैक्स है, चाहे वो पेनल्टी है, या कोई भी अदर सम जो कि फर्म को पे करना था, उसके लिए उसके वो पार्टनर्स लायबल होंगे। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 189 के अंदर जो भी बातें बोली गई होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टी लगी होगी, जो भी टैक्स उनको पे करना होगा फर्म को, या कोई अनदर अमाउंट पे करना होगा, उसके लिए वो पर्सन्स लायबल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लॉसेस ऑफ द फर्म। अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस, चाहे वो आपके डेप्रिसिएशन हो ऑफ द फर्म, विल नॉट बी अपोर्शन्ड अमंग द पार्टनर्स। यानी कि जो आपके अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस होते हैं या फिर डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से लॉस माना जाता है, अगर वो जो लॉसेस हैं वो फर्म अपोर्शन नहीं कर सकती अपने पार्टनर के अंदर, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है उन लॉसेस को फर्म सिर्फ कैरिड फॉरवर्ड ही करेगी, किसी दूसरे पार्टनर्स को लॉस बियर नहीं करेगी। यानी कि वो पार्टनर्स इस तरह के लॉस को बियर नहीं करेंगे। नॉर्मल अगर बिजनेस लॉस है तो वो तो बियर करते हैं, लेकिन कोई अगर अनअब्जॉर्ब्ड लॉस है या फिर डेप्रिसिएशन का लॉस है वो पार्टनर्स बियर नहीं करेगा। अब है नेक्स्ट, हमने बोला कि कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं लॉसेस, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है तो उस केस में आप अपने जो लॉसेस हैं, यानी जो फर्म है वो अपने लॉसेस को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला जो शेयर होगा प्रॉफिट का रिटायरिंग या कोई डिसीज पार्टनर का उस साल में, तो उस केस में जो भी उनका शेयर होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है फर्म में। फिर उनके शेयर ऑफ लॉस को कंप्यूट किया जाएगा, यानी पहले प्रॉफिट का शेयर कंप्यूट करोगे उस रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर का, और फिर क्या करोगे, शेयर ऑफ लॉस को कंप्यूट करोगे इन द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ द फर्म। अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, नॉर्मल लॉस है,
आपका अनअब्जॉर्ब लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, तो उनको भी देखोगे कि उसमें उसका कितना शेयर बनता है उस डिजीज़ पार्टनर का या फिर रिटायरिंग पार्टनर का। उसके बाद उस प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ कर दोगे। ठीक है, कैसे सेट ऑफ करोगे? मान लो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन रहा था, 1 लाख का बनता था मान लिया हमने, और उसका जो लॉस था वो बनता था 40,000 रुपीज़ का शेयर ऑफ लॉस। तो बाकी का बैलेंस 60,000, तो 60,000 उस पार्टनर को दे देंगे, बाकी हमने यहाँ पर सेट ऑफ कर लिया। ठीक है, तो 3 मेथड्स थे या 3 प्रोसीजर थे। सबसे पहले आपने प्रॉफिट का शेयर देखना है, कंप्यूट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर शेयर ऑफ लॉस कंप्यूट करना है, फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपने सेट ऑफ कर देना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास असेसमेंट ऑफ फर्म और LLP। अगर हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या नॉर्मल फर्म है अनलिमिटेड वाली, तो उस केस में किस तरह से असेसमेंट होता है फर्म का? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने बिजनेस इनकम जो फर्म की होती है उसको कैलकुलेट करना है। बिजनेस इनकम शुड बी कैलकुलेटेड एज नॉर्मल वे एज पर अकाउंट्स मेंटेन। जिस तरह से अकाउंट आपके बनाए जाएंगे उसी तरह से आपने बिजनेस इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रेंट पेड, अगर किसी भी पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, उसकी प्रीमाइसेस यूज़ कर रही है फर्म, तो उसकी डिडक्शन उसको अलाउड हो जाती है एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो आपने वो डिडक्शन भी यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद सेकेंड, इन केस अगर फर्म जो है वो 184 सेक्शन की कंडीशंस को पूरा कर देती है, तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पेड जो भी पार्टनर्स को करती है उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाती है। और डिडक्शन कहाँ पर अलाउड होती है? अंडर सेक्शन 40B। और इस 40B के अंदर आपको कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, वो हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं। इफ़ द फर्म, अगर जो फर्म है वो 184 की सेक्शन को पूरा नहीं करती, उनकी कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, तो इसका मतलब फर्म जो है वो 185 की सेक्शन के अंदर असेस्ड की जाएगी एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो इस केस में उनको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स की जो डिडक्शन होती है वो अलाउड नहीं होती अगर वो 184 सेक्शन की कंडीशंस को पूरा नहीं करती है। उसके बाद है स्टेप थर्ड, कैलकुलेट करनी है अदर इनकम्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ द फर्म। ये जो इनकम है आपने इनको कैलकुलेट करना है उसी मैनर में जिस तरह से आपने इंडिविजुअल्स में की थी, लेकिन फर्म की कभी भी सैलरी इनकम नहीं होती है, तो सैलरी हेड यहाँ पर आप ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद है स्टेप 4, जितने भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं उनको आपने डिडक्ट करना है अगर दे रखे हैं, और जो भी इनकम डिफरेंट हेड से आई है उसके अंदर से, और आपने टोटल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। फिर जितनी भी इनकम आपकी निकल कर आएगी अलग अलग डिफरेंट हेड से उनको ऐड करोगे। उनको ऐड करने के बाद जो आपकी इनकम निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है? टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करेंगे? डिडक्शन दे देंगे। और डिडक्शन कौन कौन सी देनी होती हैं? सेक्शन जी, सेक्शन 80G की, सेक्शन 80GGA, सेक्शन 80GGC, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB और 80IBA और 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA और 80JJA। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है, एक ही आप लिख देंगे। उसके बाद एंड देन आपकी जो भी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर उसमें आपका कोई पॉइंट वाला पोर्शन है या आपका जो है नियरेस्ट 10 तक मल्टीपल के 10 में राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ कर देना है उस नेट टैक्सेबल इनकम को। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एज एप्लीकेबल रेट्स। फिर आपने रेट्स लगाने हैं जो भी टोटल इनकम आई है उसके ऊपर, और फिर आपने टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है कि कितनी टैक्स लाइबिलिटी उस फर्म की बनती है। तो जितनी नेट इनकम है एंड टैक्स पेबल देयर ऑन एट द रेट्स एप्लीकेबल, जो भी रेट्स एप्लीकेबल होंगे वही रेट्स एप्लीकेबल होंगे एज जैसे इंडिविजुअल के होते हैं। फिर उसमें अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करोगे, फिर इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा वो ऐड करोगे, फिर उसमें से आपने एडवांस टैक्स और TDS को माइनस कर देना है। वैसे ही सारा केस है जैसे कि आप इंडिविजुअल में करते आए हैं। इसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? जितना आपका अमाउंट ऑफ टैक्स निकल कर आएगा और जितना आपको पे करना होगा वही आप बोल देंगे टैक्स लाइबिलिटी है फर्म की। उसके बाद असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर्स। अगर हमें पार्टनर्स की इनकम को असेस्ट करना है तो उस केस में क्या होगा? अगर पार्टनर्स जो हैं वो
सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करते हैं तो उस केस में जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है रेम्यूनरेशन का और इंटरेस्ट का फर्म के केस में, वो सारा का सारा पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल होगा। यानी अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ऑफ कैपिटल वगैरह जो भी आपको दे रहे हैं या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे उनकी डिडक्शन ले लिया है, तो उस डिडक्शन को फर्म ने ले लिया, लेकिन वो टैक्सेबल किसके लिए होगी? पार्टनर्स के लिए। ठीक है, जो भी डिडक्शन फर्म ले लेगी वो सारी की सारी डिडक्शन पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएंगी, और जो डिडक्शन पार्टनर्स लेता है वो फर्म के लिए टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, अगर अमाउंट कोई डिसअलाउड था फर्म के केस में तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है, यानी यहाँ पर वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर फर्म ने टैक्स पे कर दिया तो पार्टनर को ज़रूरत नहीं है टैक्स पे करने के लिए। अब क्या होता है, जो टैक्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना उनको टैक्स लेना है, अब वो ये देख लेते हैं कि टैक्स किस पर्सन से लेंगे। अगर हमने फर्म से टैक्स ले लिया तो उस चीज़ पर टैक्स दोबारा तो नहीं लेगा असेसिंग ऑफिसर, वो क्या करता है उसको छूट दे देता है पार्टनर्स को। अगर फर्म ने टैक्स पे किया है तो पार्टनर को छूट मिल जाएगी, और अगर पार्टनर ने टैक्स पे किया है तो फर्म को छूट मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स एंड अलाउड टू द फर्म शॉल बी एडेड इन द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द पार्टनर्स इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर केसेस दे रखे हैं। इफ़ इट इज़ फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म, अगर फर्म को पूरी की पूरी इसकी डिडक्शन मिल जाती है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर पूरी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है, तो आपने वो अमाउंट सेक्शन 40B के अंदर निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितना रेस्ट्रिक्टेड रेम्यूनरेशन आपको अलाउड हुआ है, जितनी रेम्यूनरेशन की आपको डिडक्शन मिल रही है वो अमाउंट इनटू में एक्चुअल कितना रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दिया जा रहा था और टोटल कितना दिया जा रहा है। मान लीजिए 10,000 रुपये का टोटल रेम्यूनरेशन पार्टनर का बनता था, उसमें से रेस्ट्रिक्टेड था 3,000 रुपये का और एक्चुअल उसको पे किया जा रहा था 7,000 रुपये का, तो 7,000 अपॉन में 10,000 इंटू में रेस्ट्रिक्टेड वाला 3,000। ठीक है, उसके बाद नोट्स में सैलरी जो भी रिसीव्ड होगी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म शॉल नॉट बी शोन बाय अ पार्टनर अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी अगर किसी भी तरह की सैलरी रिसीव्ड होती है, रेम्यूनरेशन में सैलरी भी रिसीव्ड होती है पार्टनर को, अगर वो सैलरी रिसीव्ड हो रही है पार्टनर को तो उसकी डिडक्शन तो वो दे देते हैं। पार्टनर जो फर्म होती है, फर्म को उस चीज़ की डिडक्शन मिल जाती है। पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? टैक्सेबल हुआ। इसका मतलब तो जो पार्टनर्स हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में नहीं डालेंगे, वो इनकम किसके हेड में डालेंगे? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी PGBP के हेड में डालेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का काम है। उसके बाद अगर पार्टनर किसी भी बिल्डिंग को लेट आउट करता है फर्म को और उससे रेंट लेता है तो उसमें आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में डालोगे, यानी जो पार्टनर है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाएगा अपनी। फिर है कि अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट या सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन या बोनस विच इज़ डिसअलाउड एट द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के टाइम पर इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं हुई है, शॉल नॉट बी एडेड इन द इनकम ऑफ द पार्टनर्स। यानी अगर इनकी डिडक्शन अलाउड नहीं हुई है तो इसका मतलब पार्टनर्स के लिए ये जो है टैक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह का पार्टनर का शेयर है, एनी शेयर ऑफ द पार्टनर इन द इनकम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का जो शेयर होता है फर्म की इनकम के अंदर वो पूरा का पूरा उनके लिए एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर वो टैक्स पे नहीं करते हैं। इन केस अगर किसी तरह का शेयर ऑफ लॉस है तो वो आपको सेट ऑफ नहीं कराया जाएगा फ्रॉम एनी अदर बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर, यानी उसी बिजनेस ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, कोई और अदर इनकम है तो उससे सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है तो उसको सिंपली नोट कर दोगे। उसके बाद है किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अगर पार्टनर इनकर्ड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेंजिंग मनी को अरेंज करने के लिए अपनी कैपिटल के लिए या लोन टू फर्म को लोन देने के लिए, तो वो डिडक्ट हो जाएगा उसकी इनकम में से। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट पे किया गया है पार्टनर के द्वारा, कोई मनी बोरो की थी फॉर इन्वेस्टिंग इन पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करा, बैंक से लोन लिया और वो लोन का पैसा मैंने कहाँ चुकता कर दिया, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ बैंक को, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स। टैक्स एट सोर्स
को डिडक्ट करने के लिए लाइबल नहीं होती है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर टीडीएस वगैरह नहीं लगाया जाएगा, बोनस पर, कमीशन पर या रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर को पे किया जा रहा है उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला पार्टनर्स आर लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। फर्म लाइबल नहीं है टीडीएस को काटने के लिए, लेकिन पार्टनर्स लाइबल हैं एडवांस टैक्स को पे करने के लिए ऑन द रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट वगैरह पर जो भी उनको रिसीव्ड होता है पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, जो भी उनको पे करना होगा। उसके बाद है कि अगर जो फर्म की असेसमेंट, पार्टनर की असेसमेंट तब होगी अगर फर्म 185 की कंडीशन को पूरा करती है। 185 की कंडीशन को पूरा करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो 184 सेक्शन की कंडीशन को पूरा नहीं करेगी तो उस पर अब 185 की कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। तो पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज़ फुली एग्जाम। जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पार्टनर्स के ऊपर जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड की जाएगी फर्म के लिए इज नॉट एडेड टू द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की इनकम में वो रेम्यूनरेशन ऐड नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम टैक्स रेट वगैरह क्या लगते हैं? टैक्स रेट्स ऑन पार्टनरशिप फर्म एट द रेट ऑफ 30%। पार्टनरशिप फर्म पर हमेशा जो उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा वो हमेशा 30% का लगेगा, लेकिन अगर उसकी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह भी गिवन है तो उसके ऊपर भी 30% लगता है। तो इस वजह से उस पर एक अलग से टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे हम इंडिविजुअल में करते थे ना कि अगर कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो उसके ऊपर 30% का लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर 20% का लगेगा। इस तरह से पहले हम वो निकाल लेते थे, फिर बाद में हम जो भी नॉर्मल रेट्स वगैरह थे, स्लैब रेट्स थे, उसके अकॉर्डिंग निकालते थे। तो यहाँ पर जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम आई होगी उसके ऊपर आपने डायरेक्ट 30% का टैक्स लगा देना है। अगर उनकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो उसके लिए आप सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल की तरह यहाँ पर क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का लगाओगे अगर वो इंडेक्सेशन हो रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो, लेकिन अगर विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10% लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% लगता है। उसके बाद सरचार्ज जो है वो 12% लगेगा इफ़ टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। हेल्थ और एजुकेशन से 4% का लगेगा। AMT का वही प्रोविज़न रहेगा जो कि आपका इंडिविजुअल में रहा था। ठीक है, इंडिविजुअल के असेसमेंट वाला का अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो उसमें आपको समझ आ गया होगा कि AMT प्रोविज़न कैसे लगता है और कब कब लगता है। तो आज यहाँ पर जो है थ्योरी पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।